नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव तो याद होंगे ना। इस चुनाव में दोस्तों पूरे हरियाणा में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार चली जाएगी। और इस चीज़ का इतना ज़्यादा भरोसा था और मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि उन्होंने लास्ट में बीजेपी पार्टी हाईकमान ने मनोहर लाल खट्टर जी को सीएम के पद से हटा दिया और नायब सैनी जी को बना दिया मुख्यमंत्री। इसके बावजूद उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका ये हाल था कि कहीं पर भी पोस्टरों में भी मनोहर लाल खट्टर जी का फोटो नहीं था। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मनोहर लाल खट्टर जी से नाराजगी हरियाणा की बहुत ज़्यादा, और लोगों को ये लग रहा था कि इस चुनाव में बीजेपी की जो सीट है वो 10 से भी नीचे आएंगी और जो कांग्रेस की सीट है वो 70 के आसपास आएंगी। और ये विश्वास न सिर्फ जनता को था बल्कि मीडिया को भी था। हर एक पत्रकार भी इस चीज़ के बारे में कह रहा था, मीडिया वाले भी कहने लग रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी नायब सैनी जी का एक बयान आया और उन्होंने उस बयान में कहा था कि हमने जो व्यवस्था करनी थी वो कर ली है। यानी वो कॉन्फिडेंट थे कि भाई उन्होंने जो गड़बड़ करनी थी वो कर चुके और वो चुनाव वो जीतने लग रहे हैं। पहले तो नायब सैनी जी शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। तो बात यहीं तक नहीं थी। बीजेपी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि जब नायब सैनी जी ने क्लियर कह दिया था कि हमने जो व्यवस्था करनी थी वो कर ली, उसके बावजूद एक कदम और आगे भी उन्होंने स्टेप सोच रखा था। और वो क्या था, उसका खुलासा किया था जेपी दलाल जी ने। जेपी दलाल जी ने कहा था कि भाई मान लीजिए सारी व्यवस्था होने के बाद भी अगर कोई कमी रह भी गई तो हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को 6 महीने तक भी नहीं चलने देंगे। अभी जेपी दलाल जी का कांग्रेस आवागे अरे खसमा इतना रोड़ा कर रखा था जी, ब्याह दे दी 44-42 है। अरे मैं तो भूडे थे भूडी जाए ऐसी भगवान रूस गया जाके मैं उपचुक हो जा, मारे दिल्ली वाले छठा भी ना कर पकड़ने। दोस्तों बीजेपी के इतने बड़े नेताओं को ने जब ये स्पष्ट कह दिया था तो इससे ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अब की बार जो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है वो हेरा फेरी करके आई हुई है और उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। यानी जो जनादेश है उस जनादेश की सरकार नहीं है, ये हेरा फेरी की सरकार है। लेकिन खैर दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, अब वो सरकार बन गई तो बन गई। लेकिन अब जब बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं दोस्तों, आज से उसकी वोटिंग शुरू है, तो उसमें भी कांग्रेस ने या दूसरी पार्टियों ने सवाल उठाया था कि यहाँ पर फर्जी वोटर है और बहुत ज़्यादा फर्जी वोटर हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए जब कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सर का आदेश दिया। सर का मतलब ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, यानी जो वो गणना है उसकी पुनरीक्षण की जाए, यानी दोबारा से जो वोटों की है वो काउंटिंग की जाए और जो फर्जी वोट है वो निकाल दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश हुआ तो बिहार में उस चीज़ की गणना की गई तो वास्तव में बिहार के अंदर 42 लाख जो वोटर थे वो फर्जी पाए गए और उनको हटा के ने दोबारा से उस चीज़ का चुनाव करवाया गया। तो अब देखिए क्या रिजल्ट होता है। लेकिन खैर ये तो था दोस्तों बिहार का मामला। जब ये बिहार में 42 लाख फर्जी वोटर पाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये तो पूरे देश में होना चाहिए। तो पूरे देश में से केंद्र सरकार ने 18 राज्यों के अंदर उस चीज़ के आदेश भी दे दिए, लेकिन उसमें हरियाणा का नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर हरियाणा में भी फर्जी वोटर मिलते हैं तो इससे ये स्पष्ट भी हो जाता है कि बीजेपी की जो हरियाणा में सरकार आई है वो फर्जी वोटों के आधार पर आई है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो राहुल गांधी जी थे वो एक चीज़ कहा करते बार बार कि मेरे पास हाइड्रोजन बम है और मैं वो हाइड्रोजन बम जिस दिन भी फोड़ूंगा उस दिन बीजेपी की सरकार है वो खत्म हो जाएगी केंद्र से। तो लास्ट में दोस्तों उन्होंने वो हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया। यानी वो क्या हाइड्रोजन बम था और उसका क्या प्रभाव होगा और क्या उससे बीजेपी की सरकार केंद्र से खत्म हो जाएगी और क्या अगले जो प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी बनेंगे। तो पहले तो जो उनका हाइड्रोजन बम चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में
इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। तो दोस्तों देखिए, आपने राहुल गांधी जी का हाइड्रोजन बम, इस हाइड्रोजन बम में वो ये कहने लग रहे हैं कि हरियाणा के अंदर 25 लाख फर्जी वोटर थे और वो बीजेपी ने फर्जी वोटर बढ़ाए, और उन 25 लाख के बावजूद जो बीजेपी जो चुनाव जीती है, यानी कांग्रेस जो हारी है, वो सिर्फ 22,000 वोटों से हारी है। तो कहने का उनका तात्पर्य ये था कि भाई बीजेपी के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की सरकार आई है वो फर्जी वोटरों के आधार पर आई है और ईवीएम के आधार पर आई है। तो अब दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि फर्जी वोटर तो हैं इसके अंदर, हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश के अंदर बीजेपी के राज में फर्जी वोटर बहुत ज़्यादा हुए हैं। और जो ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो सर करवाने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हम फिलहाल हरियाणा की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल की बात नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो फर्जी वोटर का मामला है, ये सिर्फ बीजेपी के टाइम में नहीं है, ये तो हर पार्टी के उसमें हुआ है। कांग्रेस जिसको आज हाइड्रोजन बम बता रही है, वो हाइड्रोजन बम तो कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था। कांग्रेस के टाइम में भी फर्जी वोटिंग हुआ करती, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती, और उसमें भी बढ़ा चढ़ा के ना जो एक्सपायर हो जाया करते वोटर, उनके भी नाम हुआ करते, तो कांग्रेस उसमें डलवाया करती। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ये आज बीजेपी के राज में ऐसा रहा। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी के राज में थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, फर्जी वोटर ज़्यादा हो गए होंगे। लेकिन क्या इससे फर्जी वोटर से और इससे क्या बीजेपी की सरकार को चला जाना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हट जाना चाहिए? और क्या राहुल गांधी यानी कांग्रेस की सरकार के आ जानी चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सरकार कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, केंद्र के अंदर उसने अपने हिसाब से काम करना, पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं करना उसने। और चाहे देश के अंदर बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम है और बीजेपी की सरकार चली जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, तो न तो ऐसा कुछ होने वाला और न ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार वो कौन सा दूध की धोई हुई है। कांग्रेस की सरकार 2004 से पहले थी, उसमें इतने ज़्यादा घोटाले हुआ करते कि हर रोज कोई ना कोई नया करोड़ों हजारों करोड़ का घोटाला सामने आया करता। और जो महंगाई का तो ये हाल था कि हर रोज जो रेट, किसी चीज़ के रेट कल थे तो वो आज उससे कुछ ना कुछ बढ़े मिलते। महंगाई का लोग इतने त्रस्त हो चुके थे महंगाई से कि उनको यही नहीं पता जो आज चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, कल को 100 रुपये की मिलेगी या 150 रुपये की मिलेगी। तो कांग्रेस के टाइम में तो दोस्तों और भी ज़्यादा बुरा हाल है। अब रही बात तुष्टीकरण की राजनीति, तो आज ठीक है, बीजेपी आज हिंदुओं को तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो दूध का धुला हुआ कौन? कोई भी नहीं है। तो ऐसे हाइड्रोजन बमों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हाँ ज़रूरत है तो पब्लिक को ज़रूरत है कि वो आवाज़ उठाए, तो करप्शन की खिलाफ आवाज़ उठाए, जो आज क्राइम है क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाए, न कि इस चीज़ को कि आज बीजेपी की सरकार उसको काट देना चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी है, वो कांग्रेस की सरकार लानी चाहिए। कांग्रेस की जब सरकार आएगी तब भी यही हाल होगा, तब भी क्राइम रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे, तब भी भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ेगा। तो फर्क इससे कुछ नहीं पड़ता। न तो ये किसी तरह का हाइड्रोजन बम है और न ही बीजेपी के इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। और अगर कुछ फर्क पड़ भी गया तो न कांग्रेस का ऐसा कोई स्टाइल है कि वो आते ही सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगी, भ्रष्टाचार खत्म कर देगी,
खत्म कर देगी, महंगाई खत्म कर देगी, बेरोजगारी खत्म कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन बम था मेरे हिसाब से तो फुशी बम है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकारों ने ऐसे ही चलना है, चाहे वो एक सरकार आती है तो वो दूसरी सरकार की जो पिछली सरकार की कमियों को गिनाती है, जो सरकार जा चुकी है वो वर्तमान सरकार की कमियों को गिनाती है। तो ये तो खेल चलता रहता है दोस्तों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को हाइप जरूर करें। और चलता चलता एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की जो विवेचना मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।